नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रनिंग में था एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 7.1 और उस एक्सरसाइज 7.1 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब प्रॉपर जो इंटीग्रेशन मेथड हम जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है उस मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं और वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास इंटीग्रेंट फंक्शन है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, वो क्या दे रखा है 4 इंटू ई राइज टू पावर 3x प्लस 1। इस पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूं, इस वाले फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन और इस वाले फंक्शन के लिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 4 ई राइज टू पावर 3x dx प्लस, अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है 1, इसका भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर एज ए कोफिशिएंट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे e राइज टू पावर 3x का x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे 1 उसको बाहर लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसके साथ जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4x इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे x है तो 1 इंटू एक्स मतलब x आएगा इसका आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया x। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 इंटू ई राइज टू पावर 3x जो है उसका e राइज टू पावर 3x होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में जो x का कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में अपॉन में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 4/3 ई राइज टू पावर 3x प्लस x, यही होना चाहिए। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है या फिर इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो फंक्शन था इसमें एक टर्म का आपने इंटीग्रेशन किया है। कंप्लीट फंक्शन का जब इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करना होता है। मान लो आपने यहाँ पे कर भी दिया, सपोज C1 कर दिया, इसको करोगे तो कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा, सपोज C2 आएगा, तो दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो कोई एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको C बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप तो ये याद रखो कि पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम C ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लिखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7th क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है इनको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर, 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस जब इस टर्म को इसके साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेपरेट इंटीग्रेशन हम करेंगे, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में अलग से करेंगे और जो कांस्टेंट है 1 इसका अलग से करेंगे। तो 1 को अगर मैंने बाहर लिख दिया तो अंदर dx ही बचेगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x राइज टू पावर n फॉर्मेट है, तो डिफरेंशिएशन तो क्या होता है एक्सपोनेंट आगे आती है और एक एक्सपोनेंट कम हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है इसके एक्सपोनेंट में एक ऐड कर देते हैं 2 + 1, और जो नई एक्सपोनेंट है उसी को डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं माइनस, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है और 1 का क्या बनेगा x बनेगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो क्या आ जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये बन गया 1/3 और x³ ऊपर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x³ 3, बाकी टर्म एज इट इज माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है ax² प्लस bx प्लस c, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ax² इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस ये जो टर्म है bx इसका अलग से करेंगे और जो लास्ट टर्म बची हुई है c उसका अलग से करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो ए बी और सी एज ए कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को मैंने आगे लिखा, और जो वेरिएबल फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे उस वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में। बी को मैंने एज ए कोफिशिएंट आगे लिखा, इंटीग्रेशन से बाहर किया, और इधर बचेगा एक्स डी एक्स। यहाँ पे सी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, और अंदर क्या बचेगा, 1 डी एक्स। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है। ए एज इट इज रहेगा, और इसके इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा हमको, एक्स की एक्सपोनेंट एक ऐड हो जाएगी, और नीचे जो नई एक्सपोनेंट आई है उसको लिखते हैं, प्लस यहां से क्या मिलेगा बी, और इसकी एक एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर दिया अपॉन जितनी एक्सपोनेंट आपने लिखी है वो लिखा जाएगा, प्लस सी, और यहाँ पे क्या आएगा इंटू एक्स। अब देखो सी यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है ना, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो आप कोई नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो, सपोज कैपिटल ए, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ले लिया। ठीक है, अब या तो आप यहीं पे छोड़ दो, या फिर ब्रैकेट हटाना चाहो हटा सकते हो, ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी लिखो या ए लिखो। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, और 9th में आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन है आपके पास 2x² प्लस ई राइज टू पावर x। तो सेपरेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई राइज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। इस 2 को एज ए कोफिशिएंट बाहर लिखा मैंने, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, ई राइज टू पावर एक्स का ई राइज टू पावर एक्स होता है, और यहाँ से क्या मिलेगा 2, और इसको क्या लिखें, एक्स की एक्सपोनेंट एक इंक्रीज कर दिए, और डेनोमिनेटर में जो नई एक्सपोनेंट आई है उसी को लिखेंगे, प्लस ई राइज टू पावर एक्स। कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो फिर एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस कर देंगे, दैट इज सी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपके पास रूट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिमूव करने के लिए आपको होल स्क्वायर भी दिख रहा है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। तो पहले मैं उस फंक्शन को लिख रहा हूँ, फंक्शन है आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एक्सपोनेंट 2 dx, ये है आपके पास। तो पहले मैं a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, कैंसिल तो 2 बचेगा dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, x के लिए अलग इंटीग्रेशन प्लस 1/x के लिए अलग से, और जो कांस्टेंट 2 है उसके लिए अलग से। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिखा, dx को अंदर रखा। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 1 है ना, तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट एक ऐड कर दो, और नीचे जो नई एक्सपोनेंट आई है उसको लिख दो, प्लस 1/x में ऐसे मत कर देना, x राइज टू पावर -1। ठीक है, तो इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो 0, x की पावर 0, ठीक है, लेकिन नीचे 0 करोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसके लिए अलग से इंटीग्रेशन आपको याद करना बताया था मैंने। और 1/x का क्या था, log x, तो इसको मैंने लिखा log x। अब ये मत कंफ्यूजन में रहना कि सर आपने मोड अप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तो ये मोड इसको पॉजिटिव बनाए रखेगा। ठीक है, ना लगाओ मोड तो भी चलेगा, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, -2, यहाँ पे क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं 11th को, और 11th में आपको इंटीग्रेशन करना है। ऊपर तो आपके पास है x³ प्लस 5x² -4 अपॉन x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्यों ना मैं x² से तीनों टर्म में सेपरेट डिवाइड कर दूं, तो यहां से जब मैं x³ के अपॉन करूंगा x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग करूंगा, प्लस 5x² अपॉन x²। मैंने क्या किया,
एक्स स्क्वायर सभी के अपॉन में लिख रहा हूँ सेपरेटली और इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है, ओके। और इनको कैंसिल करोगे तो आपके पास फर्स्ट वाले फंक्शन में x बचेगा, सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, और थर्ड वाले में कोई कैंसिल नहीं होगा। तो 4 कांस्टेंट को मैंने बाहर लिखा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसको मैंने लिख दिया x राइज टू पावर -2। 4 को तो बाहर कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ना x राइज टू पावर -2। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल x होता ना 1/x तो उसको हम log में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। x की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाओगे x की पावर -2। अब इसके इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसमें 1 ऐड भी करोगे तो -1 बचेगा, 0 तो नहीं है ना, उसी को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं करेगा। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, x का क्या होता है x²/2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, इसके साथ x लग जाएगा -4, और ये बनेगा x की पावर -2 है ना, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर -1, और डिनोमिनेटर में जो नई पावर आई है उसको लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर थोड़ा तिरछा हो गया, -1 और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा x²/2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस 4, और ये जो x की एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी 1। एक्सपोनेंट 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, आंसर है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और 12 में आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, तो वो आपको दे रखा है 12th में, ये रहा 12th, x³ + 3x + 4 x³ + 3x + 4 अपॉन √x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हमने 11th में किया था x² था तो x² से सेपरेट डिवाइड किया था, तो यहाँ पे x² नहीं है √x है, कोई दिक्कत नहीं, √x का मैंने क्या है x की एक्सपोनेंट हाफ है ना, तो उससे मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा। हाफ से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये पावर हाफ जो है वो ऊपर आके माइनस होती रहेगी x वाली टर्म में, ठीक है, x की एक्सपोनेंट में। तो क्या बनेगा, x³ पावर 3 है और माइनस हाफ, तो x की पावर कितनी बनेगी 3 - 1/2 5.2, ये हो गया। और चलो पहले मैं डिवाइड कर देता हूं, उसके बाद सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। +3, यहाँ पे x की पावर 1 है और नीचे हाफ है, हाफ कैंसिल, हाफ बचेगी पावर, हाफ बचने का मतलब रूट या फिर एक्सपोनेंट हाफ को ही लिखो आप, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है x वाली टर्म न्यूमरेटर में 4 के साथ, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, अभी तो मैंने क्या किया, √x से तीनों टर्म में डिवाइड किया है। अब इसको लिखा मैंने x⁻⁵/2, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, +3 एज ए कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, x⁻1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, +4 को एज ए कोफिशिएंट बाहर लिखा, और x⁻1/2 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे ना तो 7/2, और डिनोमिनेटर में भी 7/2, x⁻7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू x⁻1 ऐड कर दो 3/2, और नीचे भी 3/2, और यहां पे क्या मिलेगा देखो 4x⁻, इसमें 1 ऐड करो, नेगेटिव हाफ प्लस 1 पॉजिटिव हाफ, और डिनोमिनेटर में भी जो नई एक्सपोनेंट आई है उसको लिखते हैं। इंटीग्रेशन तीनों टर्म का हो चुका है, तो प्लस नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, मेन डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 2 तो x के साथ आएगा और उसके अपॉन में 7 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2/7 x⁻7/2, फर्स्ट टर्म में ये मिलेगा। सेकेंड टर्म में 3 तो कैंसिल हो रहा है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x⁻3/2। थर्ड वाली टर्म में ये 2 ऊपर आएगा तो 8 बनेगा, नीचे 1 है उसको लिखो या ना लिखो, 8 x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ को हम क्या बोलते हैं, √x, ठीक है, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया।
तो अब देखते हैं 13th, और 13th में आपको इंटीग्रेशन करना है। आपके पास फंक्शन है 13th में, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और डेनोमिनेटर में अब की बार एक्स माइनस 1 है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी टाइप से करेंगे। x माइनस 1 से डिवाइड करें क्या, या तो आप डिवाइड कर लो, लेकिन उससे बेटर ये रहेगा कि आप ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो कोशिश ये रहेगी कि डेनोमिनेटर वाला आपके पास एक फैक्टर आ जाए ताकि वो उससे कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं न्यूमरेटर में स्टार्टिंग के दो टर्म को देखूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जैसे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ से एक्स माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, लास्ट टू टर्म में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये मान लो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो ये एज इट इज एक्स माइनस 1 रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस 1। अब न्यूमरेटर में एक्स माइनस 1 कॉमन है, वो कॉमन जो एक्स माइनस 1 आएगा वो डिनोमिनेटर वाले एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो फंक्शन था इंटीग्रैंड फंक्शन, ये इजी हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर से मैंने एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, और जैसे एक्स माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में x माइनस 1 है जो कि ऊपर वाले एक फैक्टर से मैच कर रहा है, तो इससे कैंसिल भी होगा। इसको इससे कैंसिल आउट किया, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, प्लस एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं 14th को, और 14th में आपके पास फंक्शन रखा है मल्टीप्लाई में, आपकी बार डिवाइड में नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिंगल टर्म है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं रूट एक्स को 1 से करूंगा तो रूट एक्स आएगा, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स राइज टू पावर 1/2 माइनस माइनस, इस टर्म को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम है, दोनों के एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट हाफ है, 1 एंड हाफ 3/2, तो ये बनेगा एक्स राइज टू पावर 3/2। ठीक है, अभी तो मैंने रूट एक्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, एक्स राइज टू पावर 1/2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स राइज टू पावर 3/2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स राइज टू पावर एन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, और वो क्या होगी, इसमें एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, जो नई एक्सपोनेंट आई उसको लिखते हैं। तो अभी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में लिखा है, तो एडिशन फॉर्म में मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, एक्स राइज टू पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे भी एक्स राइज टू पावर 3/2 प्लस 1, सॉरी 3/2 प्लस 1, नीचे एक्सपोनेंट लिखी जाती है केवल, 3/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन हो चुका है, उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c अप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले इसको सोल्व करो उसके बाद c लगा रहे हो, नहीं, जैसे ही dx ये इंटीग्रेशन साइन हट चुका है तुरंत c आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर क्या आएगा, x राइज टू पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, तो 3/2 का रेसिप्रोकल हो रही है ना, तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो मैंने लिखा 2/3 x राइज टू पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या है 5/2, x की पावर 5/2, और नीचे 5/2, तो उसका तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा 2/5, और x की पावर यहाँ पे कितनी है 5/2 ऐड करोगे तो प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं 15th को, और 15th में आपके पास इंटीग्रेशन किस फंक्शन का करना है, वो है आपके पास रूट एक्स को मल्टीप्लाई करना है 3x² प्लस 2x प्लस 3 के साथ, और जो फिर नया फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। देखो अब इस टर्म को मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले टर्म के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x के एक्सपोनेंट 2 एंड हाफ ऐड होगी, तो 5/2 प्लस ये कांस्टेंट 2, x के एक्सपोनेंट 1 है और हाफ है 3/2, x राइज टू पावर 3/2 प्लस 3 के साथ एज इट इज आएगा रूट एक्स मतलब क्या है, x के एक्सपोनेंट 1/2 है। तो अभी तो मैंने रूट एक्स से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ,
तो सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट को मैं साथ के साथ बाहर लिखता जा रहा हूँ, 3 एज ए कांस्टेंट आगे आ गया, कोफिशिएंट आगे आ गया और अंदर बचेगा x राइज टू पावर 5/2, इसका x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। प्लस 2 को बाहर किया, x राइज टू पावर 3/2 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 3 इंटीग्रेशन x राइज टू पावर 1/2 dx, ये हमने लिखा, ठीक है। तो अब ये बनेगा 3 x की एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 1 ऐड कर देंगे ना, तो x राइज टू पावर 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 2 x राइज टू पावर 1 ऐड करो 5/2 और डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा जाएगा 5/2 प्लस 3 पावर में 1 ऐड कर दो, ये 3 को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3x राइज टू पावर 3/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 3/2 लिखा जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तीनों का हो चुका है तो एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c अप्लाई करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इस टर्म का रेसिप्रोकल करो तो 2 ऊपर 7 नीचे, तो 2 ऊपर जाएगा तो 6 और 7 नीचे, तो ये बन गया 6/7 x राइज टू पावर 7/2 प्लस इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 × 2 4 नीचे 5, 4/5 x राइज टू पावर 5/2 प्लस ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा तो ये बनेगा 2x राइज टू पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं 16th और 16th क्वेश्चन में जो अलजेब्रिक फंक्शंस थे उनके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं, यानी तीनों टाइप के फंक्शन आ गए, कोई बात नहीं इनको भी करेंगे। करने का जो प्रोसेस है वो यही है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e राइज टू पावर x। इस एक्सरसाइज में अभी तक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे के सारे स्टैंडर्ड आ रहे हैं, उनका जो इंटीग्रेशन है, जैसे अलजेब्रिक की अगर बात करें तो x राइज टू पावर n वाली जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक में पहले आया था तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, बस ध्यान ये रखना है। अगर x का कोफिशिएंट आ रहा है तो इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब की बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ये स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन है वो उनमें से आए हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ना कि माइनस sin x, वो डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट इंटीग्रेशन हम करेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, जैसा यहाँ पे साइन है वैसा साइन ऑपरेट कर दो, ठीक है, 3 cos x dx प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e राइज टू पावर x dx। यहाँ से 2 को तो मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इसमें तो ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसको एज इट इज लिखा। अब इनका इंटीग्रेशन कर लो, 2 x का क्या आएगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा एक्सपोनेंट, और जो नई एक्सपोनेंट आई उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, माइनस 3 cos x का क्या आएगा sin x प्लस इसका क्या बनेगा e राइज टू पावर x ही रहेगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो रहा है तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आंसर आएगा आपके पास इस इंटीग्रेशन का, x² माइनस 3 sin x प्लस e राइज टू पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं 17th क्वेश्चन को, और 17th क्वेश्चन में जो आपके पास फंक्शन है वो है आपके पास ब्रैकेट ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो साथ के साथ जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, 2 को बाहर लिखा x² dx माइनस 3 को बाहर लिखा sin x dx और यहाँ से 5 को बाहर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बनेगा 2x राइज टू पावर कितनी 1 ऐड कर दो 3, और जो नई एक्सपोनेंट आई उसको डिवाइड में भी लिख दो, माइनस 3 sin x का क्या होता है माइनस cos x, और एक माइनस ये ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा cos x, और इसका क्या बनेगा 5
एक्स राइज टू पावर यहाँ पे कितनी है 1/2 है, 1 ऐड करो 3/2, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी जो नई एक्सपोनेंट आपने लिखी है वो ही लिखा जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x, और ये बनेगा 2 ऊपर आएगा 10 नीचे 3, कैंसिल आउट नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, 10/3 एक्स राइज टू पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 18th को, और 18th में आपको फंक्शन रखा है sec x इंटू sec x प्लस 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है, तो क्यों ना सेपरेट किया जाए इंटीग्रेशन। तो सेपरेट इंटीग्रेशन में अप्लाई कर रहा हूँ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा था 10x लिखा था, तो 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या था sec x लिखा था हमने, ठीक है, तो sec x आ गया, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो देखते हैं तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को, और 19th जो क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन रखा है sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स बचा, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, तो इसको कन्वर्ट कर दो ना आप किसमें, वो आइडेंटिटी एक बार मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट, या फिर सिंस लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करूं तो उसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, वो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज इसको मैंने i बोल दिया, ये क्या है i है, ठीक है, देयरफॉर i इक्वल, ये i के इक्वल चल रहा है ना, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स -1। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं 10x होता है, और 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता है, तो ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx। तो यहाँ से आपको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन तो 10x, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, और यहाँ से क्या आएगा 1 का x हो जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हम लिखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में आपके पास फंक्शन रखा है 2 - 3 sin x, न्यूमरेटर में है 2 - 3 sin x, और डिनोमिनेटर में है आपके पास cos स्क्वायर x। तो क्यों ना cos स्क्वायर x से सेपरेट डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स वाली जो टर्म आएगी, सिंगल सेक स्क्वायर एक्स वाली जो टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन 10x लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं cos स्क्वायर एक्स से सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखा माइनस, और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूं, 3 कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो इस 2 को तो मैंने बाहर रखा, और ये बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स dx -3 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर एक्स का मैंने क्या है कोस एक्स इंटू कोस एक्स,
तो एक साइन अपॉन कोस तो बन जाएगा 10x, और 1 अपॉन कोस अभी बाकी है, डिनोमिनेटर में एक कोस बाकी है ना, तो 1 अपॉन कोस को क्या लिखेंगे, sec x लिखेंगे, sec x dx। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, स्टैंडर्ड है ये तो क्या बनेगा इसका, तो 10x माइनस 3 इंटू इसका क्या बनेगा, sec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टिक द करेक्ट वाला, और इसने बोल रखा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। फंक्शन क्या है आपके पास, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये हमको फाइंड करना है। देखो तो इसको मैंने लिख दिया x राइज टू पावर 1/2, इसका अलग से इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ये क्या है, x की एक्सपोनेंट 1/2 ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, x राइज टू पावर नेगेटिव 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो क्या आएगा, x के एक्सपोनेंट n फॉर्मेट का है तो ये बनेगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा जाएगा 3/2, प्लस ये क्या बनेगा, x के एक्सपोनेंट 1 ऐड कर दो तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे भी प्लस हाफ, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये ऊपर आएगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, x राइज टू पावर 3/2, प्लस ये 2 ऊपर आएगा 1 नीचे तो उसको 2 ही लिखा जाएगा, और x राइज टू पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट x, या फिर ऑप्शन में देख लो रूट फॉर्म में नहीं है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ऑप्शन चेक करो तो ये सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में यही है 2/3 x राइज टू पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x राइज टू पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, या तो आप इस टाइप से कर लो, या फिर जो आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, उनका 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर ये आ रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये आंसर है ऑप्शन सी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस ये बनना चाहिए। तो रफली मैं चेक करके बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, चेक करके अगर हम देखो इसको तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है, तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही मीनिंग है। तो 2/3 एज इट इज, और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट को तो आगे लिखते हैं, और एक एक्सपोनेंट इसकी कम करोगे तो कितना बचेगा, ये क्या है 3/2 माइनस 1 1/2, और प्लस 2 एज इट इज, इसकी एक्सपोनेंट को आगे लिखो और एक एक्सपोनेंट इसकी कम कर दो, कम करोगे तो माइनस 1/2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखा, ये 2 इससे कैंसिल, ये क्या है एक्स की पावर माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस हाफ, प्लस हाफ का मतलब क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, और यही फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी आप देख सकते हो अगर टिक द करेक्ट वाले हैं तो, या फिर प्रॉपर तरीका आपको पता लग ही गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें आपको बोल रखा है d/dx ऑफ फंक्शन f ऑफ x। कोई फंक्शन आपके पास f ऑफ x, उसको जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एज ए रिजल्ट क्या मिल रहा है 4x³ माइनस 3 अपॉन x राइज टू पावर 4 मिल रहा है। ठीक है, 3 अपॉन x राइज टू पावर 4, और साथ में इसने एक कंडीशन रखी है f ऑफ 2 अगर 0 है तो उस केस में ये जो f ऑफ x था कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर ये टिक द करेक्ट का क्वेश्चन है तो सबसे बढ़िया आपके पास ये टेक्निक हो सकती है इसके लिए कि जो f ऑफ 2 इक्वल 0 है ना, ये जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करे वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है f ऑफ x, तो ये 4 ऑप्शन जो f ऑफ x को ही तो डिनोट कर रहे हैं, अब इनमें से सही कौन सा है तो वो देख लो, वो इस कंडीशन को कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में क्या है x राइज टू पावर 4, यानी यहाँ पे इनपुट क्या है 2 है ना, तो x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करो फर्स्ट ऑप्शन में, 2 राइज टू पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब 8 माइनस 129 अपॉन 8, इसको सिंप्लीफाई करो 128 प्लस 1 129 अपॉन 8 माइनस 129 अपॉन 8 क्या आ गया 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में आप पुट करके देखोगे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। अगर मान लो ये टिक द करेक्ट वाला नहीं होता तो उस केस में क्या करते, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्पेक्शन मेथड से इसको सोल्व किया था उसी टाइप से करना होता। ठीक है, तो अब उस मेथड को देखो,
यहाँ पे फंक्शन क्या है ये हमको कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है कि जब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये वाली टर्म आ रही है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपको क्या मिल रही है 4x³। ये कब, जब डिफ्रेंशिएट हो चुके उस केस में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है ना। या तो इंस्पेक्शन मेथड से देख लो कि किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, तो एक एक्सपोनेंट कम आ रही है, इसका मतलब एक एक्सपोनेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो यही आ रहा है, क्या एक्सपोनेंट आगे आएगी, एक एक्सपोनेंट कम, वही आ रहा है। या फिर आपको डाउट है तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, ठीक है। तो अब मैं उस टेक्निक को ना यूज करते हुए इनमें जो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया है उसी को अप्लाई करूंगा, ठीक है। यानी इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को पता लग जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, तो यहां पे लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴। जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, ओके। तो अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, देखो 4x³ dx माइनस 3 ठीक है। कॉन्स्टेंट को बाहर किया, 1/x⁴ का x के रिस्पेक्ट में करना है, और इधर क्या एफ ऑफ एक्स है, ओके। अब इनको सोल्व करो तो ये बनेगा 4x⁴, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंट ऐड करते हैं तो नीचे भी ऐड कर दिया मैंने, ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻4 dx इक्वल एफ ऑफ एक्स आपके पास, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को मैंने इधर लिख दिया, क्या बनेगा x⁻⁴ माइनस 3, इसमें क्या बनेगा इंटू x⁻1 ऐड करेंगे ना, -4 + 1 -3, और नीचे भी -3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा x⁻4 प्लस, इसको मैं नीचे लिखूं तो एक्सपोनेंट प्लस की हो जाएगी, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, और ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट। अब इसमें एक चीज और रह गई है कि ये जो सी है ना वो मैच नहीं हो रहा है, -129/8 है या कौन सा है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के जो 2 टर्म है वो आपको ऑप्शन ए में मिल रही है और ऑप्शन सी में मिल रही है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, -129/8 है या +129/8 है, इसको चेक करना है। तो उसके लिए मैं ऊपर वाला जो पोर्शन उसको इरेज कर देता हूं, इतना, हाँ चलो इसको भी कर देता हूं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे किया जाएगा तो उसको समझो। आपके पास एक कंडीशन थी, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, पहले तो उसको लिख लो, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये वाला है x⁻⁴ प्लस 1/x³ प्लस c, ये आ रहा है, ठीक है। और कंडीशन आपके पास क्या है, f ऑफ 2 = 0, ये है ना। तो इस वाले इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे इनपुट 2 डाल दो x के बदले, तो ये बनेगा f ऑफ 2 = 2 पुट करो तो ये बनेगा 2⁴ प्लस 1/2⁻³ प्लस c, ये f ऑफ 2 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है 0 है। आप इसको सोल्व कर लो तो ये बन गया 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल 0। सोल्व करो, 128 + 1 129/8 प्लस c इक्वल 0, ठीक है। यहां से c की वैल्यू क्या आ रही है, c आपके पास आ रहा है -129, एक मिनट -129/8। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, तो एफ ऑफ एक्स अब ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो सी है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -129/8 लिख देंगे। तो इसको अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये प्लस को भी हटाना है, -129/8। अब ये ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए, ये राइट हो जाएगा, ठीक है।